अब यहाँ के बाद जानेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम बता चुके हैं कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है तो दो भाग में होता है, प्रोटीन और एक भाग होता है उसके बीच का जो भाग होता है उसमें लिपिड होता है। तो ऊपर और नीचे प्रोटीन होता है और बीच का जो लेयर होता है वो लिपिड का होता है। उससे जो बने आकृति होती है, उससे जो बने सतह होते हैं उनसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है ये पाया किस में जाता है, तो जंतुओं में पाए जाते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं, तो कार्य के लिए बताया गया यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, यानी कोशिका के चारों ओर ये उसका त्वचा का निर्माण करता है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका के आकार पर भी निर्भर करता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये जो है कोशिका ये झिल्ली को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर में नियंत्रित करती है। ये जो होता है अणुओं को बाहर निकालने और उसके अंदर समाहित करने में भूमिका निभाता है। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविल्लाई आदि के निर्माण में सहायक होता है। तो ये जो जंतु कोशिका की सिलिया होती है, फ्लैजिला होता है या माइक्रोविल्लाई होती है, ये सब में भूमिका निभाता है। तो झिल्ली का अर्थ ही होता है लचीलापन। तो यहाँ पर जो सिलियम होता है तो चलने वाला जो पैर का निर्माण होता है, या फ्लैजिला होता है जिसमें जो सतह पर चिपकने वाला वो अंग बनता है, या माइक्रोविल्लाई होता है जिसमें चिपकने वाला या पकड़ने वाला जो अंग का निर्माण होता है, उसमें भूमिका निभाता है हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। अब यहाँ समझेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। यहीं से समझ जाएंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर भी क्या है। तो देखेंगे सेंट्रियोसोम सेंट्रियोला के साथ है, यहाँ पर सेंट्रियोला नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर जो दर्शाया गया है ग्लाइकोजेनिक कण है। ग्लाइकोजेनिक ही पूरा कण को बोले, इसको जो पूरा बोलेंगे ये पूरा भाग ही हमारा कहलाएगा पादप कोशिका। अब यहाँ देखेंगे ये भित्ति का निर्माण कर रहा है। जब झिल्ली के ऊपर झिल्ली रहता है तो वहाँ भित्ति बनता है। तो पादप में कोशिका भित्ति है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं है। पादप में क्लोरोप्लास्ट है, जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। पादप में टोनोप्लास्ट है, जंतु में टोनोप्लास्ट नहीं है। अब इन दोनों में इतना अंतर होता है। अंतर को फिर से समझेंगे। पादप में कोशिका भित्ति होती है, पादप में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पादप में टोनोप्लास्ट होते हैं। ये सभी पादप में पाए जाते हैं जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। अब देखेंगे कि दोनों जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम दोनों में उपस्थित होते हैं, गोल्जी उपकरण दोनों में उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव दोनों में उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया जंतु, ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका। इन दोनों में समानता ये हो गया, और अंतर के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। अब यहाँ पर जानेंगे कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है एवं पारागम्य होती है। इसमें भिन्न प्रकार के स्थूल मौजूद होते हैं तथा यह अर्ध पारागम नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो अर्ध पारागम नहीं होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारागम होती है। अब एक कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, तो यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। पेड़ पौधे में पाए जाते हैं तो निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा भी करती है। यह कोशिका को सूखने से भी बचाता है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये पौधों को सूखने से भी बचाता है, साथ ही साथ रक्षा भी करता है झिल्ली को, साथ ही साथ सहारा प्रदान करता है, और साथ ही साथ निश्चित आकृति प्रदान करता है। ये सभी कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य हैं। अब जानेंगे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव का ही इंग्लिश होता है साइटोप्लाज्म। बताया जा रहा है
जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज लवण और जल तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन आदि होते हैं जो निर्जीव पदार्थ हैं। कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। तो यहाँ जानेंगे कोशिका द्रव पाया कहाँ जाता है। तो कोशिका पदार्थ जो होता है वो किसी भी कोशिका के केंद्रक के बाहर पाया जाने वाला जो द्रव होता है इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव। इसी को ही बोला जाता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में चित्र देखने पर इस प्रकार प्रतीत होता है। इसमें बताया जा रहा है ये जो है हमारा बाहरी आकृति जो बताया जा रहा है ये है कोशिका झिल्ली। यहाँ पर बताया जा रहा है इसके अंदर जो पाया जाने वाला द्रव है ये है कोशिका द्रव। इसके अंदर ये है माइक्रोट्यूबुलर और यहाँ पर जो ये संरचना है इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये जो इस प्रकार के स्मूथ बनाया हुआ चिकनी अंतःप्रद्रव जलिका है। ये जो इस गोलाकार में गिरा हुआ है इसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। और इसमें जो पाया जाने वाला थोड़ा थोड़ा स्मूथ संरचनाएं पाई जाती है इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिक जलिका जो उसको घेरे रखता है। ये केंद्रक से बाहर निकलने के लिए नहीं देता है। अगला है जो ये जो बनाया गया तो यही है यहाँ पर चिकनी अंतःप्रद्रव जलिका लेकिन यहाँ पर जो है दानेदार अंतःप्रद्रव जलिका ये रुखड़ी होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो संरचना है ये है गोल्जी काय के। ये जो संरचना बताया जा रहा है ये है सेंट्रोसोम का, ये है लाइसोसोम का, ये है केंद्रिका का बीच में और केंद्रक के जो बीच में द्रव पाए जाते हैं उसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। ये है केंद्रक छिद्र। यहाँ पर है केंद्रक झिल्ली जो बाहरी संरचना ये बनाया गया ये सब है केंद्रक झिल्ली। और इसके नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो ये था जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र। अब जानेंगे कोशिका का अंगक या कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचनाएं विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोशिका के भीतर कोशिका द्रव में अनेक अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी रचनाएं बिखरी रहती है। ये रचनाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त होती हैं। इनमें बहुत सी रचनाएं साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से या तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है या उसकी रचना का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये जो कोशिकाएं जो होती हैं कोशिकाओं में अनेक प्रकार के छोटे छोटे अंगक होते हैं। ये सभी अंगक किसका कहलाता है। ये इतना सूक्ष्म होते हैं कि प्रकाश या सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रकाश या नंगी आंखों से देखने पर दिखाई नहीं पड़ते लेकिन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके हम इन्हें स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। वही यहाँ पर कह रहा है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, हम नंगी आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं। अब हम कोशिका द्रव में मौजूद विभिन्न रचनाओं जैसे अंतःप्रद्रव जलिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या लवक, रसधनी आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब एकाएकी हम धीरे धीरे से और आसानी से पहले जानेंगे अंतःप्रद्रव जलिका, फिर जानेंगे हम गोल्जी उपकरण, फिर जानेंगे राइबोसोम, फिर जानेंगे लाइसोसोम, फिर जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर जानेंगे प्लास्टिड या लवक, उसी को लवक कहते हैं, फिर जानेंगे रसधनी और अनेक जो इसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे अंगक हैं कोशिका अंगक हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले जानेंगे अंतःप्रद्रव जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म सखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाएं का घना जाल होता है। इस जलिका को अंतःप्रद्रव जलिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो अंतःप्रद्रव जलिका है इसी का इंग्लिश होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव जलिका दो प्रकार के होते हैं।
एक है चिकनी अंतःप्रदव जलिका, दूसरा है खुरदरी अंतःप्रदव जलिका। तो कोशिकाओं के अंदर हम देखें कि एक रुखड़े रुखड़ेपन से अंतःप्रदव जलिका पाई जाती है, जिसको हम रेटिकुलम कहते हैं। इस पर दाने दाने संरचना पाई जाती है, इसे हम रुखड़ी कहते हैं। और जो ये सिंपल से बना होता है इसे हम कहते हैं चिकनी। तो दो प्रकार की अंतःप्रदव जलिका होती है, एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। जिसके ऊपर दाने रूपी संरचना पाई जाती है उसे हम कहते हैं चिकनी, और जिसके ऊपर दानेदार संरचना पाई जाती है उसे कहा जाता है खुरदरी, और जिसके ऊपर कोई संरचना नहीं होता है उसे कहा जाता है चिकनी। तो दो प्रकार के होते हैं ये अंतःप्रदव जलिका। चिकनी अंतःप्रदव जलिका की झिल्ली चिकनी होती है और खुरदरी अंतःप्रदव जलिका की बाहरी झिल्ली ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि चिकनी जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, उस पर किसी भी प्रकार के दाने नहीं पाए जाते हैं। लेकिन खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका में खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका में खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका में छोटे छोटे राइबोसोम के कण उभरे होते हैं जो खुरदरी संरचना प्रदर्शित करते हैं। अंतःप्रदव जलिका के कार्य क्या क्या हैं? अंतःप्रदव जलिका की झिल्लीनुमा नलिकाओं में तरल द्रव्य भरा रहता है, इसलिए ये कोशिकाओं में पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है, अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। ये बताया जा रहा है कि कोशिका द्रव से पदार्थों को संचयन का काम करती है, लाने और ले जाने का काम करती है। कौन? अंतःप्रदव जलिका। दूसरा एसीआर वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेते हैं। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात्मा जनन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोशिकाओं के अंदर कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो अंतःप्रदव जलिका करती है। कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये जो अंतःप्रदव जलिका होती है ये कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। ये जो अंतःप्रदव जलिका होती है ये केंद्रक से कोशिका द्रव में, केंद्रक से यानी अंदर का भाग से बाहर के भाग, केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। इसके कारण ही कोशिका का काफी सतह जो होता है बड़ा हो जाता है। किसके कारण? अंतःप्रदव जलिका के कारण। आर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अंतःप्रदव जलिका जो होती है ये प्रोटीन संश्लेषण में भी भूमिका निभाते हैं। केंद्रक से कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको ले जाने का ये वाहक कार्य करता है। कौन करता है? अंतःप्रदव जलिका। अब राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे राइबोसोम को जो गुच्छों में मिलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। तो छोटे छोटे दाने रूपी संरचना दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी, और सूक्ष्मदर्शी में जो गुच्छे गुच्छे रूप राइबोसोम दिखाई पड़ते हैं उसे हम पॉलीसोम भी कहते हैं या उन्हें हम पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। अब यहाँ से बताया जा रहा है ये जो राइबोसोम बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है और साथ ही साथ आरएनए का बना होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है। अब इसका कार्य क्या है? राइबोज का कार्य क्या है? राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। गोल्जी उपकरण या गोल्जी का है। अब है गोल्जी उपकरण या गोल्जी का है। सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में गोल्जी काय की खोज गोल्जी काय नामक व्यक्ति ने किया। इसी के नाम पर गोल्जी उपकरण रखा गया।
तो कहा जा रहा है सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1918 में जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण को देखा। पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें डेक्टियोसोम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं या चपटी कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुट्टिकाएं या वेसिकल्स स्थिर होते हैं। तो ये बताया जा रहा है गोल्जी उपकरण के बारे में कि जंतु की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ पादप कोशिकाओं में भी उपस्थित होते हैं। ये गोल्जी उपकरण के कार्य हैं। अब बताया जा रहा है गोल्जी उपकरण के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं। तो ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। गोल्जी उपकरण जो होता है संश्लेषित हुए पदार्थों को कोशिका के बाहर और अंदर दोनों क्षेत्रों में भेजना इसका प्रमुख कार्य होता है। कोशिका का मुख श्रवण अंगक होता है, यानी कोशिका का मुख श्रवण अंगक के मतलब हो गया संग्राहक अंग होता है। लाइसोसोम एवं पेरिक्सोम के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम और पेरिक्सोम के निर्माण में भी ये गोल्जी का मदद करते हैं। कुछ परिस्थिति में इनमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहाँ पर गोल्जी का जो होता है सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में बदल देता है। पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में भी सहायता करता है कौन? गोल्जी उपकरण। अब यहाँ पर दिखाया गया है वेसिकल्स ये होते हैं, ये सर्टनी कहलाता है, ये रिक्तिका कहलाती है, ये गोल्जी उपकरण की संरचना है। तो यहाँ पर हम जाने अंतःप्रायदव जलिका वो दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। उसके बाद जाने उसके ऊपर जो खुरदरी के ऊपर जो पाए जाने वाली छोटी छोटी संरचना थी उसे राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद राइबोसोम के कार्य के बारे में हम जाने, फिर राइबोसोम के बाद हम जाने गोल्जी इकाई के बारे में, गोल्जी इकाई की मुख्य कार्य के बारे में जाने। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने की। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की। तो लाइसोसोम के बारे में बताया गया यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है जिसे सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डुबे ने देखा। 1958 ईस्वी में डी डुबे ने देखा। ये छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं जिनके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय में व्यधन के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं उसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचित कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो ये लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। और कब की? 1958 ईस्वी में। अब लाइसोसोम के कार्य क्या है? तो कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, यानी नष्ट करता है, एवं जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है। ये शरीर की यानी कोशिकाओं की रक्षा करता है कौन? लाइसोसोम। अंतः कोशिकीय पदार्थ तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पचित कर कोशिका को साफ करता है एवं जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। यानी जरूरत के अनुसार लाइसोसोम अगर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है तो उसे नष्ट करने का काम जो है ये लाइसोसोम का है। अब जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण संरचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म छड़ों या धागे नुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है तथा इनके बीच में एक तरलयुक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली से अनेक परावर्त निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं
जिनको क्रिस्टी कहते हैं। इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, जिससे अपना कुछ प्रोटीन बनाने में ये सक्षम होते हैं। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो बेंडा ने की थी। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। अब पूछा जाएगा कि कोशिका के केंद्रक को छोड़कर और कौन सा ऐसा अंग है जहाँ पर डीएनए गुण पाए जाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीकरण की क्रिया पूरा करते हैं। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, यानी प्रोटीन कुछ निर्माण करने का भी क्षमता किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। केंद्रक के अलावा किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारे अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जागिरी कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य हैं, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। यहाँ पर जो ऊर्जा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहती है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। जब कोशिका के केंद्रक में ऊर्जा का क्षमता लगभग नष्ट होने वाला होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उसकी सहायता करती है, यानी ऊर्जा को प्रदान करती है। क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्रफल बढ़ता है। यहाँ दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक संरचना, जिसमें मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया है। क्रिस्टी के बारे में ये बताया जा रहा है, इसमें दानेदार संरचना है। ये जो पूरा संरचना है ये आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले याद रखना होगा कि लाइसोसोम की खोज किसने की, डी डुबे ने की, 1958 में की। आत्महत्या की थ्योरी किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गिरी पूछे तो वो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया।